चलो, तो आज का बेटा नेक्स्ट टॉपिक है अपना हिस्टेरेसिस। क्या है बेटा? हिस्टेरेसिस। ठीक है, टॉपिक का नाम है हिस्टेरेसिस। चलो, तो हिस्टेरेसिस क्या बताता है? हिस्टेरेसिस क्या है? तो बेटा ये एक आई वर्सेस एच, आपने पढ़ा है ना, आई मैग्नेटाइजेशन, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसका ग्राफ है। हिस्टेरेसिस क्या है? एक ग्राफ है। किसका? आई वर्सेस एच का ग्राफ है। ये ग्राफ हमें ये बताता है कि कौन सा मटेरियल कैसे मैग्नेटाइज्ड हुआ, कैसे डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर कैसे मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर कैसे डीमैग्नेटाइज्ड हुआ। तो ऐसा ही ग्राफ तुमको कुछ मिलेगा। मतलब ये ऐसे करके आएगा, फिर ऐसे करके ऐसे जुड़ जाएगा। समझे? जस्ट लाइक ऐसे। सुनो, ऐसे ये ग्राफ है। इसी तरह का ग्राफ कुछ हम लोग का बनेगा, बट इसको अभी मत जानो तुम। हम एक एक पॉइंट करके बताएंगे, छोटा थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉ थोड़ा थोड़ा ग्राफ को ड्रॉ किया जाएगा और उसको समझा जाएगा कि वहां हो क्या रहा है। ठीक है? तो इसमें भी लिखने वाला पोर्शन, मैंने बताया इस चैप्टर में लिखने वाला पोर्शन ज्यादा है और इसके बाद उसमें कम है, फिर रे ऑप्टिक्स से केवल लिखने वाला ही पोर्शन है। ठीक है, सेकंड बुक। तो हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ते हैं। लिखो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये क्या है बेटा? ये प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। हिस्टेरेसिस क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी एंड इट इज अ ग्राफ बिटवीन आई एंड एच। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, आई एंड एच किसका ग्राफ है? आई वर्सेस एच का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बेटा? आई वर्सेस एच का ग्राफ यानी कर्व है। आई वर्सेस एच का हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? कर्व। और आई आपको याद होगा क्या होता है? मैग्नेटाइजेशन, है ना? और एच क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये है आपका। ठीक, तो बात आती है हिस्टेरेसिस की। हिस्टेरेसिस क्या है? मैंने बताया आपको, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आई वर्सेस एच का कर्व ग्राफ। आई वर्सेस एच का जो ग्राफ है, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में बी वर्सेस एच मिलेगा। एचसी वर्मा में आपको आई वर्सेस एच मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा परफेक्ट है। बी वर्सेस एच परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड में आई प्लस एच दोनों होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? आई प्लस एच। तो वो ग्राफ हम लोग का सही से नहीं बन पाता और वो थोड़ा सही से क्लियर भी नहीं करता, इसलिए हम लोग एस सी वर्मा के ग्राफ कर्व के साथ जाते हैं, आई वर्सेस एच के कर्व के साथ, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग लेंगे अनमैग्नेटाइज्ड। क्या लेंगे बेटा? अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
अच्छा ये बताओ हमने क्या लिया है, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अनमैग्नेटाइज का मतलब क्या हुआ, हमने एक लूप लिया, उसमें करंट करंट अभी नहीं जा रहा, और इसके अंदर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया। अभी इसमें करंट जीरो है, करंट जीरो तो एच भी क्या होगा, सही सी बताना। करंट नहीं है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी लूप के अंदर, सोलेनोइड के अंदर नहीं होगी। अगर एच जीरो तो आई भी क्या होगा, तो इसका कोई मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। मतलब अभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड। तो अनमैग्नेट ये हो गया आई, ये हो गया एच। अभी थोड़ा ध्यान समझना, ये हो गया पॉइंट ओ, यहां पे मटेरियल है अनमैग्नेटाइज्ड है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, अनमैग्नेटाइज्ड। देखो ना आई आई भी जीरो है, एच भी जीरो है। अब हम धीरे धीरे करंट को बढ़ाएंगे क्लॉकवाइज। करंट को हम कैसे दे रहे हैं अभी, अच्छा क्लॉकवाइज देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जानी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी, होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज होगी, हाँ होगी। तो करंट अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब ध्यान सुनना, करंट बढ़ाओगे तो एच बढ़ेगा धीरे धीरे, एच बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ गया, देखो बढ़ गया ना, ये नहीं बढ़ा। अब हमारा मैग्नेट क्या हो गया, इस ए पॉइंट, करंट बढ़ा रहे थे, करंट बढ़ा रहे थे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा था, करंट बढ़ा रहे थे मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा था, बढ़ते 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 सारे एटॉमिक डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब करंट चाहे जितना बढ़ा लो मैग्नेटाइजेशन आएगा ही नहीं। ये पहुंच गए हम ए पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, करंट बढ़ाया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, करंट और बढ़ाया क्लॉकवाइज में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ी, मैग्नेटाइजेशन और बढ़ा, सारे डाइपोल इस तरह करके अलाइन हो जाएंगे। अब तुम खुद ही सोचो, अगर सारे 10 करोड़ 20 करोड़ एटॉमिक डाइपोल सारे के सारे अलाइन हो गए, अब तुम और करंट बढ़ाओ, क्या मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, नहीं, मतलब सेचुरेशन आ गया। याद आया सेचुरेशन, मतलब क्या हो गया, ए पॉइंट पे सेचुरेटेड, क्या हो गया, ए पॉइंट पे क्या आ चुका है, सेचुरेशन, क्या आ चुका है, सेचुरेशन। बेटा पीछे बात कर रहे हो, बाद में चीजें समझ में नहीं आएंगी, अभी समझा रहे तो बात कर रहे हो तुम। आई जीरो था, एच भी जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, अनमैग्नेटाइज था, ओ पर था। देखो ना आई भी जीरो, एच भी जीरो, करंट बढ़ाया क्लॉकवाइज में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटाइजेशन होगा, एटॉमिक डाइपोल अलाइन होंगे, मैग्नेटाइजेशन अकर होगा, और करंट बढ़ाएंगे और एच बढ़ेगा और एटॉमिक डाइपोल अलाइन होंगे। अब धीरे धीरे सारे एटॉमिक डाइपोल अलाइन हो गए, मैग्नेटाइजेशन हो चुका, एटॉमिक डाइपोल सारे अलाइन हो गए। अब और करंट बढ़ाने पर क्या मैग्नेटाइजेशन होगा, क्या एटॉमिक डाइपोल अलाइन होगा, हाई नहीं अलाइन, क्या होगा, सब तो अलाइन हो गए, मतलब अभी सेचुरेशन पे पहुंच गया, ए पॉइंट क्या हो गया, सेचुरेशन। अब एक काम करते हैं, ये पहला ये दूसरा, अब तीसरी कंडीशन क्या करते हैं, अब तीसरी कंडीशन में हम लोग करंट को क्या कर देते हैं, अच्छा एक मिनट, ए से अब हम लोग करंट को कम कर देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमको कम करनी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, कम। एक काम करो, करंट को जीरो कर दो, करंट को क्या कर दो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, नहीं, ये यहां से आके ये आ गया बी पॉइंट पर। ये बताओ मैग्नेटाइजेशन कम हुआ क्या, क्या मैग्नेटाइजेशन आई जीरो हुआ, नहीं, एच जीरो हुआ, हाँ,
H0 हो गया है। क्यों? क्योंकि करंट हटाया, इसमें से जो करंट जा रहा था वो करंट हटा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? जीरो। मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हुआ? नहीं, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट करके वो रखे अपने अंदर। मैग्नेटिक मटेरियल क्या करके रखे? मैग्नेटिक पावर इकट्ठा करके उसने रखा हुआ है। कुछ एटॉमिक डाइपोल अलाइन है, जैसे ही करंट हटाया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। देखो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई। सारे एटॉमिक डाइपोल अलाइन थे, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई कुछ एटॉमिक डाइपोल क्या हो गया? अलाइनमेंट बिगड़ गया। लेकिन सबका अलाइनमेंट नहीं बिगड़ा, कुछ अभी भी क्या है? अलाइन है, जिसकी वजह से उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन पावर अभी भी होगा। तो ओ से बी, ओ से बी, ओ से बी, मतलब अभी मैग्नेटाइजेशन कुछ इसके अंदर बचा हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेंशिविटी या रिटेंटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आई ये बात? इतना समझ में आया? मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। करंट जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, मैग्नेटाइजेशन जीरो था। करंट बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी एक्सटर्नल, मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। करंट और बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ी, मैग्नेटाइजेशन और बढ़ा। एक टाइम पे सैचुरेटेड हो गया। अब करंट जीरो कर दिया, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई? खत्म, जीरो। मैग्नेटाइजेशन तुरंत गिरेगा उसका, वही मैग्नेटाइजेशन नहीं रहेगा। एटॉमिक डाइपोल का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? बिगड़ेगा। लेकिन सारे एटॉमिक डाइपोल का नहीं बिगड़ेगा, कुछ एटॉमिक डाइपोल अभी भी अलाइन होंगे। अब वो अलाइनमेंट की वजह से इनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा, ये मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटाइजेशन आपको मिला इसी को क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? लिख लो। इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, it is the capacity, it is the capacity of a substance, it is the capacity of a substance to retain its magnetism, to retain its magnetism, to retain its magnetism even when magnetizing force, even when magnetizing force, even when magnetizing force ceased, force has ceased to act, has ceased to act। क्या समझ में आया? बोलो यहां क्या समझ में आया तुमको? मतलब हम लोग आई जीरो कर देंगे, एच जीरो हो जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगी, ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल लगना बंद हो गया मैग्नेट पे, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बची रहेगी। उसी को क्या कहेंगे? रिटेंटिविटी। अब बताओ रिटेंटिविटी कितने बच्चों को समझ में आ गई? क्या होती रिटेंटिविटी? ये एक कैपेसिटी है सब्सटेंसेस की, कि सब्सटेंसेस अपनी मैग्नेटिक पावर को रिटेन करके रखे रहते हैं। करंट हटने के बाद भी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटने के बाद भी उनके अंदर मैग्नेटिक पावर रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। तो ओ भी क्या है? रिटेंटिविटी है। समझ में आ गया है? नहीं, ओ भी क्या है? रिटेंटिविटी। आगे बढ़ा जाए। अब सुनो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे। अब ये यहां पे आया, अब हमने कहा इसके पास कुछ मैग्नेटिक पावर है, इस मैग्नेटिक पावर को मुझे खत्म करना है। ध्यान से सुनना, ये अब बी से सी की कहानी मैं बता रहा हूं। अभी ओ से ए समझ में आया, ए से बी समझ में आया, अब बी से सी की कहानी समझो। बी से सी में हमने कहा इसके पास भाई साहब कुछ तो मैग्नेटिक पावर बची है। इसकी मैग्नेटिक पावर जो एटॉमिक डाइपोल अलाइन है, उसको एटॉमिक डाइपोल को हम बिगाड़ दें,
तो इनकी मैग्नेटिक पावर खत्म। हम लोग एक काम करते हैं, अब अब करंट को हम लोग देंगे, करंट बढ़ाएंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझे? नहीं समझे? एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट की डायरेक्शन पलट दोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है? नेगेटिव साइड, अपोजिट। पहले किधर लग रही थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड? इधर। अब हमने करंट को एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई? एच भी बढ़ा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। अब अच्छा बताओ, डायरेक्शन इधर लग रही, डाइपोल सारे इधर अलाइन है, तो सब डाइपोल का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? बिगड़ेगा ना, अलाइनमेंट बिगड़ेगा। तो इनका मैग्नेटाइजेशन देखो यहां आके क्या हो गया? जीरो। देखो आई क्या हो गया? जीरो। आई जीरो हो गया ना, तो यहां पे आई क्या हो गया? जीरो। बोलो समझ में आई? मतलब तुमने करंट दिया एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, एक्सटर्नल सॉरी करंट तुमने अप्लाई किया एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन बदल दी, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी की डायरेक्शन भी क्या हो गई? बदल गई। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इधर जा रही थी, अब वो इधर की तरफ जा रही है। अब ये जो एटॉमिक डाइपोल जो थोड़े बहुत अलाइन थे, उन सबका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। उनका अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? क्या हो गया? जीरो। तो एच चेंज, आई का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एच की डायरेक्शन चेंज हो गई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, और जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया? जीरो। मतलब ये क्या हो गया? यहां ओ से ए मैग्नेटाइज्ड हुआ था, अब ए से बी और बी से सी क्या हो रहा है? अनमैग्नेटाइज्ड हो रहा है, या कह सकते हो डीमैग्नेटाइज। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। तो ओ से सी, ओ से सी, इसको क्या बोलते हैं? अब देखो मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया है, मैग्नेटाइजेशन जीरो हो गया है, लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई है। अब एच कुछ ना कुछ है नेगेटिव डायरेक्शन में, है कि नहीं है? तो ओ से सी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। कोएर्सिविटी। क्या बोलते हैं? तो इसको यहां नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहां लिखते हैं, ओ से सी, कोएर्सिविटी। COERCIVITY, coercivity. It is the amount of, it is the amount of coercive force. It is a amount of coercive force. ये क्या है? Amount of coercive force of magnetic intensity, of magnetic intensity is required to demagnetized, demagnetized, demagnetized a material, demagnetized a material. मटेरियल क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज्ड। नेगेटिव एच रिक्वायर्ड, हमें क्या रिक्वायर्ड था? निगेटिव डायरेक्शन में एच की रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायर्ड टू आई इज इक्वल टू जीरो। मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? जरूरत थी। मतलब एच को नेगेटिव डायरेक्शन में हमने कर दिया, तो आई क्या हो गया? जीरो, यानी डीमैग्नेटाइजेशन। क्या हुआ बेटा? डीमैग्नेटाइजेशन। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं? अब ध्यान से सुनो, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अब अब मैग्नेटिक फील्ड हम बढ़ा रहे हैं, अब करंट किधर बढ़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बढ़ेगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बढ़ेगा?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये फिर से मैग्नेटाइज होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, होगा या नहीं होगा? तो देखो तुम करंट बढ़ा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो फिर से क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड। और करंट बढ़ाओगे और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और मैग्नेटाइज्ड, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अब सारे डाइपोल किधर अलाइन होंगे, इधर साइड। पहले किधर अलाइन हो रहे थे, इधर साइड। अब किधर अलाइन होंगे, अब जो डाइपोल इधर अलाइन थे वो सारे किधर अलाइन हो रहे हैं, इधर। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से मैग्नेटाइज्ड। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड। अब हम फिर से करंट क्या कर देंगे, जीरो। करंट क्या कर देंगे, जीरो। तो देखो फिर से यहां पे एच क्या हो गया, जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने करंट क्या किया, बढ़ाया, एच बढ़ा, एच बढ़ा तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। एक पॉइंट पे आके फिर से मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, इस डी पॉइंट पे क्या हो गया, सैचुरेट। क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब हम फिर से करंट को क्या कर देंगे, जीरो। और करंट जैसे ही जीरो करेंगे एच क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो एच क्या हो गया, जीरो। क्या आई जीरो हुआ है, नहीं, आई अभी भी जीरो नहीं हुआ। आई अभी भी जीरो हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। अभी भी ये मैग्नेटाइज है या नहीं है, है। अब इसकी फिर से मैग्नेटाइजिंग पावर को खत्म करने के लिए हम करंट क्लॉकवाइज में देना चालू करेंगे। फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और इसको क्या कर देगा, डीमैग्नेटाइज्ड। यहां पे फिर से क्या हो जाएगा, डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ। अब डी से ई आने में क्या कर रहे हो, करंट जीरो। यहां करंट क्या कर रहे हो, जीरो। तो एच क्या हो गया, जीरो। बट मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ नहीं। अब हम करंट फिर से क्लॉकवाइज देने लगेंगे तो एच बढ़ेगा और मैग्नेटाइजेशन एफ पे क्या हो गया, फिर से जीरो। एफ पे क्या हो गया, फिर से जीरो हो जाएगा, है ना। एच लेकिन बढ़ गया फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब हम एच और बढ़ाएंगे, फिर से मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे और मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, और फिर से ए पॉइंट पर पहुंचोगे और फिर से उसकी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो यहां क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड। ध्यान से देखना, ये हुआ मैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड, और ये डीमैग्नेटाइज्ड। यहां से यहां तक डीमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेटाइज्ड, फिर डीमैग्नेटाइज्ड, फिर मैग्नेटाइज्ड। नहीं समझे? ओ से किधर गए, एफ पे, ए पे, ये क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। ए से किधर है, सी तक, ये क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड। सी से किधर गए, डी तक, फिर से क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। डी से सी किधर गए, एफ तक, फिर से क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड। एफ से ए तक गए, फिर से क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। तो ये पूरा लूप बन गया, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज। इसी पूरे लूप को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व। इसी कर्व को क्या बोलते हैं, बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हुआ, इजी था, नहीं? क्या नहीं आया इसमें समझ में? चलो एक चीज हम लिखवा देते हैं। अब जरा यहां पे सारी, ए से बी, बी से सी, ओ से ए गए, ओ से कहां गए, ए। तो चलो हम पहले पूरा पाथ लिख देते। पिछला वाला नोट था या नहीं, नहीं था, नोट करो पहले उसको। चलो इस चीज को थोड़ा सा और समझो एक बार। यहां पे अनमैग्नेटाइज मटेरियल हमने लिया, हमने उसमें करंट बढ़ाया तो एच बढ़ेगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, एक हद तक बढ़ेगा, एक हद पे जाके क्या हो जाएगा, जीरो। यानी वो जीरो नहीं, सैचुरेटेड। तो मैग्नेटाइजेशन उसके बाद फिर नहीं बढ़ना इसका, इसका मैग्नेटाइजेशन जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका। अब हम करंट कर देंगे जीरो। करंट जैसे ही जीरो करेंगे क्या इसका मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म हो जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर रहेगी। अब उस मैग्नेटिक पावर को खत्म करने के लिए, यानी डाइपोल सारे इधर अलाइन होंगे, उन डाइपोल को इधर कर दें हम, तो मैग्नेटिक पावर खत्म, उनका अलाइनमेंट बिगाड़ना है। तो हम करंट को किधर लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अभी किधर लगा रहे थे,
क्लॉकवाइज। अब करंट एंटी क्लॉकवाइज, क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, लेकिन किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, जीरो। आई क्या हो गया, देखो फिर से जीरो। तो मतलब इस पूरे में क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज्ड। यहां से यहां मैग्नेट क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड। और यहां से यहां क्या हुआ था, मैग्नेटाइज्ड। इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई, ठीक है। अब अब करंट हम और बढ़ाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा और एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, जीरो। अरे सेचुरेटेड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड हो गया, हम करंट फिर से क्या कर देंगे, करंट फिर से क्या कर देंगे, जीरो। करंट जैसे ही जीरो करेंगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो गई, जीरो। मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ, नहीं, मैग्नेटाइजेशन है। और इसको खत्म करने के लिए हम लोग अब क्लॉकवाइज में करंट लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर देंगे, चेंज। तो फिर से ये मैग्नेटाइज होना चालू हो जाएगा और यहां पे आके क्या हो जाएगा, तो यहां से यहां तक में क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड। यहां पे देखो मैग्नेटाइजेशन आई की वैल्यू फिर जीरो हो गई। और फिर से हम और करंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। तो आपको देखने से क्या पता चल रहा है, यहां से यहां तक क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। यहां से यहां तक क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड, डीमैग्नेटाइज्ड। यहां से यहां क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। फिर यहां से यहां तक क्या हुआ, बोलो, डीमैग्नेटाइज्ड। और फिर यहां से यहां तक क्या हुआ, मैग्नेटाइज्ड। बोलो समझ में आई बात, ये मैग्नेटाइजेशन हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ। क्लियर हुआ। अब एक मिनट ध्यान से इधर सुनो जरा तुम, इस पॉइंट को ए, ओ, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ओ से ए, ओ से ए क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज्ड हुआ, ठीक है। ए से सी, बताओ, ए से सी क्या हुआ, ए से सी क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड। क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड। फिर सी से डी क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड। देख लो सी से डी में ये देखो मैग्नेटिक पावर बढ़ी है, और देखो ओ से ए में भी मैग्नेटाइजेशन बढ़ा है ना। तो डी, सी से डी क्या हुआ है, मैग्नेटाइज। और डी से एफ क्या हो रहा है, बोलो, डी से एफ क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइज्ड। और एफ से ए क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड। फिर से वही कहानी शुरू ऊपर से। बात समझ में आई है, अभी भी नहीं आई, क्लियर हुआ। तो लूप क्या बता रहा है, कहाँ मैग्नेटाइज हो रहा, कहाँ डीमैग्नेटाइज हो रहा, कैसे हो रहा, करंट कैसे बढ़ा रहे हो, कैसे करंट घटा रहे हो, ये सारी चीजें इसमें बताया गया है। क्लियर हो गया है, कंफर्म। तो इसको भी नोट कर लीजिए, एक लास्ट पॉइंट बचा है, लिखवाएं, खत्म। खत्म नहीं है, मतलब अभी है, हो गया। हम्म, बस एरिया बताना है इसका, और दो क्वेश्चन है, बस खत्म। आगे बढ़े, नोट हो गया, नोट कर लो जल्दी से। चलो, तो ये समझ में आ गया है सभी बच्चों को, चलिए।
आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो हिस्टेरेसिस होता है इसके बारे में लिखिए थोड़ा सा। लैगिंग बिहाइंड आई, लैगिंग बिहाइंड आई, लैगिंग बिहाइंड आई इज लैगिंग बिहाइंड एच, इज लैगिंग बिहाइंड एच। आपने देखा होगा एच हटने के बाद भी आई रह जाता था, देखा था। और एच हटने के बाद, एच आने के बाद भी आई जीरो हो जाता था। जरा एक मिनट यहां पीछे देख लो, देखो मैग्नेटाइजेशन हो गया, एच जीरो हो गया, लेकिन अभी भी आई है ना। अब देखो एच बढ़ गया, एच बढ़ गया, देखो यहां से यहां तक में एच बढ़ गया, लेकिन आई जीरो हो गया। तो जब आई लीड कर रहा है तो एच लैग कर रहा है, लैग मतलब समझ रहे हो ना, कम हो जा रहा है। और जब एच लीड कर रहा है तो आई लैग हो जा रहा है। देखो यहां पे क्या, यहां से यहां गए, एच बढ़ा आई बढ़ा, ठीक है। यहां से जब यहां आए तो देखो आई जीरो नहीं हुआ, लेकिन एच जीरो हो गया, एच जीरो हो गया। और यहां आई लीड कर रहा, एच लैग कर रहा। और यहां जरा पीछे आओ, यहां देखो क्या जीरो हो गया, आई जीरो हो गया, क्या एच जीरो हुआ? नहीं, एच देखो निगेटिव साइड में बढ़ गया। तो कभी आई लैग करता है तो कभी एच लैग करता है, यही चीज मैंने लिखा है यहां पे। फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई इज नॉट यूनिक, फॉर यूनिक वैल्यू, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच आई इज नॉट यूनिक। अगर आप h की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के और सोचो i की वैल्यू आप निकाल लो, तो क्या निकाल पाओगे? नहीं, i की दो दो वैल्यू मिलेंगी। चलो देखो जरा इस पॉइंट को, जैसे मैंने कहा यहां पे मैंने h लिया, ये h लिया। अब जरा सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनना, इस h मैग्नेटिक फील्ड में i की दो वैल्यू मिल रही, एक तो ये मिल रही और एक ये मिल रही। i की दो वैल्यू मिल रही है। एच अगर तुम पीछे की तरफ हो, यहां ये वाला मान लो मैंने एच लिया, ये वाला एच लिया, तो यहां पे भी एच की एक वैल्यू ये मिल रही, एक वैल्यू ये मिल रही, आई की दो वैल्यू मिल रही। मतलब एच क्या यूनिक है? एच तुमने ले लिया कि हमें इतने एच पे आई की वैल्यू चाहिए, क्या तुम्हें आई की वैल्यू मिलेगी? नहीं, आई की तुम्हें दो दो वैल्यू मिल रही है। हाँ, अगर तुम्हें यह पता हो कि मैग्नेटाइजेशन हो रहा है तब ये वाली वैल्यू ले लेना। हाँ, अगर तुम्हें पता हो डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है तब ऊपर वाली वैल्यू ले लेना, तब आई की वैल्यू पता चलेगी। ऐसे तुम एच को लेके आई की वैल्यू पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे आई की दो दो वैल्यू मिल रही, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों वैल्यू मिल रही है। इस एच पे देखो मैग्नेटाइजेशन वाली वैल्यू भी मिल रही है, डीमैग्नेटाइजेशन वाली वैल्यू भी मिल रही है। अब तुमको क्वेश्चन में कहा जाए कि मैग्नेटाइजेशन वाली आई लेना है तो आप ये वाला लोगे, अगर कहे डीमैग्नेटाइजेशन वाला है तो देखो ये डीमैग्नेटाइजेशन वाला ये लोगे। समझ में आई बात? यही पॉइंट मैंने लिखवाया है। इसका मतलब हम लोगों ने पैरामैग्नेटिक में क्या लिखा था? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यही लिखा था कि नहीं लिखा था? लेकिन यहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। फेरोमैग्नेट्स में आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच नहीं है। अभी तुमने देखा ना, एच बढ़ रहा है, एच जीरो हो जा रहा है, आई तब भी जीरो नहीं हो रहा। तो आई क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के दिखा आपको? यहां नहीं दिखा। यहां हमें क्या दिखा? एच जीरो हो जा रहा, आई तब भी है, आई जीरो हो जा रहा तो एच बढ़ा जा रहा है। तो मतलब ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां फेरोमैग्नेट्स में नहीं होता। मतलब लिख लो, आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के नहीं होता। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। आई डिपेंड्स अपॉन, तो आई किस पे डिपेंड करता है? आई डिपेंड्स अपॉन हिस्ट्री ऑफ सैंपल, हिस्ट्री ऑफ सैंपल। हिस्ट्री ऑफ सैंपल का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ सैंपल का मतलब क्या होता है कि मतलब वो मैग्नेटाइज हो रहा था या
डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उस पर डिपेंड करती है आई की वैल्यू। मैंने बताया ना, पीछे जाओ। अब एच पे तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे पता चलेगा आई की वैल्यू कौन सी लेनी है? अब हमें अगर पता हो हिस्ट्री ऑफ सैंपल से कि वो मैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। अगर हमें पता हो कि डीमैग्नेटाइज हो रहा है, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है? हिस्ट्री ऑफ सैंपल पे। मतलब सैंपल मैग्नेटाइज हो रहा है या डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग एच के अकॉर्डिंग वैल्यू आई की ले सकते हो। तो आई किस पे डिपेंड करता है? आई डिपेंड किस पे डिपेंड कर रहा है? हिस्ट्री ऑफ सैंपल पे। मतलब वो मैग्नेटाइज होगा तो एच की वैल्यू, एच किसके बराबर होगा? मैग्नेटाइज वाले आई के बराबर होगा। अगर डीमैग्नेटाइज होगा तो एच किसके बराबर होगा? डीमैग्नेटाइज वाले आई की वैल्यू के बराबर होगा। समझ में आई बात? तो मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच के नहीं है, आई डिपेंड कर रहा है कि मैटर मैग्नेटाइज हो रहा है डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू तुमको मिलेगी। समझ में आई बात? क्या ये बात समझ में आ गई है? हटा दिया जाए? नोट कर लो जल्दी से। अब हम आपको बताते हैं कि हिस्टेरेसिस कर्व अगर मोटा होगा तो क्या होगा और पतला होगा तो क्या होगा, और कौन सा हिस्टेरेसिस कर्व, मतलब किस टाइप का सब्सटेंस हम मैग्नेट बनाने में यूज करते हैं, किस टाइप का कर्व उनका होता है, पंखे में कौन सा कोर डालते हैं कि उनका हिस्टेरेसिस कर्व कैसे बनता है, अब ये जानेंगे। तो पहले एक चीज लिख लो, इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल, साइकिल क्या है पता है ना? ये मोटा हो गया, ठीक है। तो इन ईच साइकिल सम एनर्जी इज वेस्टेड, सम एनर्जी इज वेस्टेड। आपको क्या लगता है बार बार आप मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे तो एनर्जी नहीं वेस्ट होगी? होगी, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अब कितनी एनर्जी वेस्ट होगी? तो लिख लीजिए, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप is directly proportional to the energy wasted per unit volume, energy wasted per unit volume, energy wasted per unit volume of of material of material in each cycle, in each cycle। अब सुनो, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी, ध्यान से सुनो। उतनी ही एनर्जी वेस्ट होगी जितना इसका हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होगा। नहीं समझे? जैसे मान लो इसका एरिया इतना है, ये एरिया है, ये क्या है इसका एरिया, एरिया मोटा है, एरिया ज्यादा है हिस्टेरेसिस लूप का, तो एनर्जी क्या होगी? ज्यादा वेस्ट होगी। अगर इसका लूप का एरिया क्या होता, मान लो लूप का एरिया ऐसा होता, ये जीरो फिगर, अगर एकदम पतला होता तो इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, इसमें जल्दी से बताओ, ऊपर वाले में। जिसका जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट, जिसका एरिया कम उतनी कम एनर्जी वेस्ट। तो यही चीज तो मैंने लिखा है, एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन ईच साइकिल। हर साइकिल के एरिया का जितना होगा उतना ही एनर्जी वेस्ट होगी पर यूनिट वॉल्यूम में। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ये पूरा एक लूप है। इस लूप का जो एरिया होगा जितना ज्यादा होगा पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी उतनी ज्यादा वेस्ट होगी। बात समझ में आ गई? तो एनर्जी उतनी ही वेस्ट होगी हर साइकिल में जितना इनका एरिया होगा। ठीक है, नोट हो गया? अब चलो हम आपको दो कर्व बना के दिखाते हैं जल्दी से। एक कर्व ये है,
और एक कर्व ये है। अब दोनों कर्व में जल्दी देखिएगा, ये कर्व जो है बेटा ये सॉफ्ट आयरन का है। ये किसका है बेटा? ये कर्व किसका है? सॉफ्ट आयरन। और ये स्टील का कर्व है। किसका कर्व है? स्टील का कर्व है। स्टील होता है ना, इसी से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। और सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेट नहीं बना सकता। इसमें जब तक तुम मैग्नेटिक फील्ड दोगे बाहर से, तब तक ये मैग्नेटाइज होंगे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म, मैग्नेटाइजिंग पावर खत्म, तुरंत। तो एक बात याद रखना, इनका ये एरिया जितना कम होगा वो उतनी ही तेजी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होंगे, और जिनका एरिया जितना ज्यादा होगा वो उतनी देर में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होंगे। मतलब तुमने स्टील को मैग्नेटाइज कर दिया तो डीमैग्नेटाइज होने में उनको सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। और आयरन में तुरंत मैग्नेटाइज होगा, तुरंत डीमैग्नेटाइज होगा, तुरंत मैग्नेटाइज होगा, तुरंत डीमैग्नेटाइज होगा। बट इनको जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। तो इसी पे एक क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट? चलो, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट? फॉर परमानेंट मैग्नेट बताओ, इन दोनों में कौन सा मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट है? स्टील या फिर सॉफ्ट आयरन कोर? तो चलिए आंसर लिखिए इसका। इट शुड हैव, इट शुड हैव, इट शुड हैव फर्स्ट, फर्स्ट हाई रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। बेटर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। दूसरा, तीसरा, ध्यान से सुनना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए रिटेंटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कोएर्सिविटी भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और लूप का एरिया भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तभी वो क्या बनेगा? तभी वो परमानेंट मैग्नेट बनेगा। बस 10-15 मिनट। तो ये समझ में आया या नहीं है? रिटेंटिविटी क्या होती है पहले ये बताओ। रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी का मतलब कैपेसिटी टू होल्ड अ मैग्नेटाइजेशन, है ना। मतलब रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तब भी उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग पावर रहे। तो पता है रिटेंटिविटी किसकी ज्यादा होती है, स्टील या आयरन? आयरन की। आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, थोड़ी सी, लिटिल बिट, लिटिल बिट, ठीक है। लेकिन कोएर्सिविटी किसकी ज्यादा होती है? कोएर्सिविटी देखो, ये है कोएर्सिविटी, याद आया? ओ से सी, ओ से सी ये क्या है? कोएर्सिविटी। और ओ से बी ये क्या है? रिटेंटिविटी। याद आया? तो कोएर्सिविटी इसकी ज्यादा है या इसकी ज्यादा है बताओ? इसकी ज्यादा है ना कोएर्सिविटी। और कोएर्सिविटी क्या होता है? कोएर्सिविटी क्या होता है कि कौन सा मैग्नेट, मैग्नेट मतलब मटेरियल को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अगर प्रोवाइड करें तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। नहीं याद आया? क्या लिखा है कोएर्सिविटी? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। मतलब ये कि किस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए, मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना ज्यादा हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बताओ, इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ेगी या इसको? इसको। इसका देखो कोएर्सिविटी कम है, इसका देखो कोएर्सिविटी ज्यादा है।
तो इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हमें ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो कोएर्सिविटी किसकी ज्यादा है? इसकी। समझ में आई बात? कोएर्सिविटी का मतलब है डीमैग्नेटाइज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा देनी पड़े। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ रही तो मतलब कोएर्सिविटी ज्यादा है। डीमैग्नेटाइज करने के लिए अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ रही है तो मतलब कोएर्सिविटी ज्यादा है। समझ में आई बात? तो हाई कोएर्सिविटी और लार्ज एरिया किसका ज्यादा है, इसका या इसका? स्टील का। तो हम समझ गए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज कर सकते हो? स्टील का। तो लिखो दो सॉफ्ट आयरन हैज अ दो सॉफ्ट आयरन हैज अ दो सॉफ्ट आयरन हैज अ बिट लार्ज रिटेंटिविटी। हमने बताया ना सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, बिट लार्ज हल्की सी। देन स्टील yet due to other factors दूसरे फैक्टर्स की वजह से in which soft iron is in which soft iron in which soft iron is in which soft iron is for behind for behind। तो हम लोग किसको लेंगे? hence steel is a better hence steel is a better for permanent magnet। स्टील क्या होगी बेटा? बेटर होगी किसके लिए? परमानेंट मैग्नेट के लिए स्टील ज्यादा सही होगी। बात समझ में आ गई है नहीं आई? क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया? तो कैसे पता चला स्टील ज्यादा बेटर है? मैंने क्या बताया? विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए वही बेस्ट मटेरियल है जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा हो, जिसकी कोएर्सिविटी ज्यादा हो और जिसका लूप का एरिया ज्यादा हो। रिटेंटिविटी आयरन की ज्यादा है, स्टील की कम है, लेकिन दो फैक्टर्स इसके ज्यादा हैं, कोएर्सिविटी इसकी ज्यादा है, एरिया इसका ज्यादा है। रिटेंटिविटी क्या होता है पहले या फिर से समझ लो। रिटेंटिविटी का मतलब होता है कि अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी तो मैटर क्या हो गया? मैग्नेटाइज्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो क्या वो मैग्नेटाइजेशन पावर लॉस कर देगा? नहीं, उसकी मैग्नेटिक पावर बनी रहेगी। उसको क्या कहोगे? रिटेंटिविटी। और कोर्सिविटी क्या होता है? अब उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से देंगे वो कोर्सिविटी है। जितने अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड हम देंगे इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, वो कोर्सिविटी होता है। तो इसकी कोर्सिविटी ज्यादा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। तो यही लिखा है दो सॉफ्ट आयरन हैज अ बिट लार्ज रिटेंटिविटी येट देन स्टील येट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर्स को अगर देखो तो इससे हमारा सॉफ्ट आयरन कोर बिहाइंड है। इसकी क्या होती है? लो कोएर्सिविटी, लो एरिया, लेस एरिया। तो स्टील बेस्ट बेटर है परमानेंट मैग्नेट के लिए। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन आज का हटाएं, नोट कर लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। विच मटेरियल इज बेटर यूज इन कॉइल? विच मटेरियल इज यूज्ड? चलो बताओ विच मटेरियल इज यूज better you in use in coil of generator, is used in coil of generator।
जनरेटर में कौन से मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं? जनरेटर में हम उसी कॉइल को यूज करते हैं। इट शुड बी, उसका रिटेंटिविटी कैसा होना चाहिए? लो। रिटेंटिविटी लो, कोएर्सिविटी कोएर्सिविटी लो और लेस एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो तुरंत मैग्नेटाइज हो, तुरंत डीमैग्नेटाइज हो, वो मटेरियल लो जिसकी रिटेंटिविटी भी लो हो, कोएर्सिविटी भी लो हो और लेस एरिया हो हिस्टेरिसिस लूप का, तो उसे हम लोग ले सकते हैं क्या? सॉफ्ट आयरन कोर को ले सकते, मतलब जनरेटर में लगा सकते हैं, पंखे में लगा सकते हैं। तो हम लोग किसको चूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन को हम लोग पिक करेंगे। क्यों? सॉफ्ट आयरन बेटर है स्टील से। क्यों? क्योंकि ये तुरंत मैग्नेटाइज होता है और तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका हिस्टेरिसिस भी होता है समाप्त, चैप्टर होता है खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।